हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं इस वीडियो में वो है हमारा मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट। मींस जो हम अब पायरुविक एसिड बना चुके थे ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट था वो था पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड। अब इस पायरुवेट की किस्मत में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ दिस पायरुवेट। अब इस पायरुवेट की जो मेटाबॉलिक फेट है यानी कि इसका आगे जा कर के मेटाबॉलिज्म क्या होने वाला है वो डिपेंड करता है सेल की अपनी नीड पर। ठीक है, अब जैसे इसको थोड़ा और इलेबोरेट अगर हम करें कि भाई पायरुवेट का क्या होने वाला है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन पढ़ा था कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म और वो प्रोसेस कहलाता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हुआ था तो हमारे पास 2 एटीपी जनरेट हुए थे और 2 NADH के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए थे और ग्लूकोज फाइनली टूट चुका था। जो 6 कार्बन का ग्लूकोज था वो 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में टूट चुका था। ये सब हो रहा था साइटोप्लाज्म में और प्रोसेस था ग्लाइकोलिसिस। अब इस पायरुविक एसिड का क्या होना है अभी, क्योंकि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, अभी तक ग्लूकोज से कोई कार्बन नहीं निकला है, सारा का सारा कार्बन इसी के अंदर है ना। ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे और अभी कार्बन इसी में ट्रैप्ड है। तो कार्बन की जब हमारे सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हम इससे रिमूव कर देंगे तो ही हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो यानी अभी इसके अंदर एनर्जी है। अब इसकी एनर्जी कैसे निकाली जाएगी, यानी कि पायरुविक एसिड का आगे जाकर क्या होगा। अगर पायरुविक एसिड को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, तो वो चला जाता है पाथवे में जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन के बिना इसकी ब्रेकडाउन होती है विच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन, देन इट अंडरगोज एन एरोबिक कंडीशन। अब एरोबिक कंडीशंस जो होती है वो यूकैरियोट्स के सेल में होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी हमारी ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। यहाँ पर ब्रेकडाउन जो है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि जो इसके तीनों कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाएंगे और वाटर भी बनेगा और बहुत सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। अबाउट 38 ATP ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका जो एनारोबिक कंडीशन है वो 2 तरह से होगी। या तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस में चला जाएगा जो कि आपको ईस्ट में देखने को मिलती है, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इथेनॉल अभी आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि इसमें जो ऑक्सीडेशन हुआ 3 कार्बन से 2 कार्बन बन गया, लेकिन इसका मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। तो ये जो है आपकी ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और जो थर्ड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन है, मतलब जो थर्ड टाइप ऑफ आपका ब्रेकडाउन होने वाला है पायरुविक एसिड का, उसमें बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी जिसमें कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें जो 3 कार्बन थे वो 3 कार्बन के 3 कार्बन ही रहेंगे। लैक्टिक एसिड जो बनेगा वो एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये ज़्यादातर आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलती है और मसल सेल्स में ये देखने को मिलती है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। तो अब चलिए, जब हम आगे अभी इस टॉपिक में कवर करेंगे स्टार्टिंग में वो क्या करेंगे हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के बेसिक स्टेप्स क्या हैं एक ओवरव्यू के साथ वो समझेंगे और उसके बाद हम इनके सारे स्टेप्स की डिटेल में जाएंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन, अब ये एक सेल है, ठीक है, ये हमारा पूरा एक सेल है, ये पूरा कोई एक सेल है और इस सेल के अंदर आपको दिख रहा है ये, एक मिनट, ये सेल हम पूरा बना लेते हैं। ये पूरा सेल है आपका। इस पूरे सेल के अंदर ये जो एरिया है ये तो साइटोप्लाज्म हो गया और एक माइटोकॉन्ड्रिया को काफ़ी मैंने बड़ा करके यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये बन गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है, इस साइटोप्लाज्म में तो हमने पढ़ लिया है कि ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में होगा ग्लाइकोलिसिस,
जिसमें आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलेगा, जो आपका एसएलपी वाला एटीपी कहलाता है। एसएलपी क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और इसमें बना था NADH। अब ये NADH से हम इस NADH को यूज़ करेंगे और एनर्जी बनाने के लिए, और ये पायरुवेट जिसके अंदर अभी भी कार्बन है, इसका भी हम फर्दर यूज़ करेंगे। अब इस पायरुवेट को जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ठीक है जी, ये पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा करके ये खूब सारे केमिकल रिएक्शंस में जाएगा और बहुत सारी NADH प्रोड्यूस करेगा। हमारा काम क्या है? या तो हम डायरेक्ट ATP बना लें, ठीक है, या तो हम डायरेक्ट ATP बना लें जिससे हमारी एनर्जी की करेंसी है जिसको हम यूज़ करते जाएंगे, या फिर हम NADH बना लें और इस NADH के H को यूज़ करके, इस NADH के H को यूज़ करके हम ATP बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये थोड़ा देखते हैं। अब पहले हम देख रहे थे कि बहुत सारे NADH हमको प्रोड्यूस कर लिए हमने। अब इस NADH को यूटिलाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते जाते हैं हायर लेवल टू लो लेवल, और इस एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट H को ट्रांसफ़र कर लेते हैं इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में। NADH का भी H ले लेते हैं, NADH से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पास ऑन होता जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की पास ऑन होने की वजह से H और एक्यूमुलेट होता जाता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में। अब इस H को क्यों इकट्ठा करा भाई? करना क्या है H का? अब ये H का ग्रेडियंट बन गया ना एक तरह से। देखो यहाँ पर H ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम हो गया। अब ये H फ्रॉम हायर ग्रेडियंट विल फ्लो टूवर्ड्स द लोअर ग्रेडियंट। ये H मूव करेगा कॉम्प्लेक्स 5 से। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, वो कॉम्प्लेक्स 5 है, इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे। ये H यहाँ से मूव करेगा। अब इस H की जितनी ये एनर्जी से मूव करेगा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका ना एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है जिसे हमें हेड और टेल बोलते हैं। तो इसका हेड घूम जाता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में अगर हम करें तो इसका हेड घूम जाता है, और इसके हेड के घूमने से, है ना, हम जैसे कहीं भी हम एनर्जी जनरेट करते हैं तो जैसे टरबाइंस चलाते हैं तो एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही ऐसे ही हमको जब इसका हेड को टर्न कर पाते हैं तो उसकी टर्न करने से हमको ATP मिल जाती है। तो हमारा काम क्या हुआ? अब या तो ATP हमें डायरेक्ट मिल जाए, अगर ATP डायरेक्ट नहीं मिली तो बहुत सारा NADH इकट्ठा कर लो, जिसके कि इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते जाओ। हाइड्रोजन इकट्ठा करो, हाइड्रोजन को दौड़ा करके भेजो, जैसे पानी का फ्लो तेज़ भेजा, उससे टरबाइन चल गया। ऐसे ही हाइड्रोजन बहुत तेज़ दौड़ा और उसके भागने की वजह से यहाँ पर कॉन्फ्रेंटेशन चेंज हो गया F0 F1 पार्टिकल का, और उसने बना दी ATP। अब समस्या हमारी कहाँ अड़ गई? हमारी समस्या अड़ गई ये NADH बहुत सारा बनना चाहिए। ठीक है, अभी NADH कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। ये बन रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। अब कैसे बनेगा ये? कोई रिएक्शंस होने चाहिए, डेफिनेटली रिएक्शंस है। ये आपकी क्रेब्स साइकिल चल रही है। ठीक है, अब इस क्रेब्स साइकिल में ये पायरुवेट ने आना है, लेकिन ये पायरुवेट डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं आ सकता। तो एक छोटा सा रिएक्शन और होता है पायरुवेट का यहाँ पर, जो इसको एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करता है। इस छोटे से रिएक्शन को बोलते हैं लिंक रिएक्शन, और इस लिंक रिएक्शन में भी NADH प्रोड्यूस होता है। कहाँ से प्रोड्यूस हुआ NADH? पायरुवेट के एसिटाइल कोएंजाइम A बनने से NADH प्रोड्यूस हुआ, क्रेब्स साइकिल में बहुत सारा NADH प्रोड्यूस हुआ, और फाइनली ये NADH चला गया ETS में। यहाँ पर ये चला गया, और यहाँ से जो ATP बनी, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये ATP जो है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP बनी है, और यहाँ पर जो ATP बनी है वो डायरेक्ट हमारे सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन से बनी हुई है। तो हम उसको बोलते हैं SLP या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अब चलते हैं कि पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बना कैसे। तो पहले लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर क्रेब्स के रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर ETC पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंक रिएक्शन से। अब इसको लिंक रिएक्शन क्यों बोला? क्योंकि एक छोटा सा रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में चलता है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल बहुत लंबी साइकिल है। ग्लाइकोलिसिस हमने सीधा सीधा पढ़ा था कि 10 स्टेप्स की होती है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। क्रेब्स साइकिल में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम सीधा स्टेप्स का नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। तो क्रेब्स साइकिल अभी हम समझेंगे, लेकिन है ये भी बहुत एलैबोरेट साइकिल। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स के बीच की जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन।
अब लिंक रिएक्शन में क्या है कि पायरुवेट ऐसा कन्वर्ट होता है कि वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जा सके, वो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में। अब इसमें क्या है, पायरुवेट के अंदर से हाइड्रोजन निकालना है, तो इसका एक तो ये होता है, इसमें डीहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन रिमूव करना है, और पायरुवेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और पायरुवेट का डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई, पायरुवेट से हमने डी कार्बोक्सिलेशन करा, एक निकाल दी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो यानी कि यहाँ पर एक कार्बन कम हो गया, यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ 2 कार्बन रह गए, तो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का कंपाउंड है। फिर ये डीहाइड्रोजनेज ने इसको हाइड्रोजन रिमूव करा और एक चीज़ इसमें यहाँ ऐड कर दी, एसिड कोएंजाइम ए। तो जो एसिटाइल ग्रुप बना, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद ये एक एसिटाइल ग्रुप बन गया, इस एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम ए लग गया, तो ये कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया। अब ये पायरुवेट यहाँ पर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में भी जा रहा है, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही है, ठीक है, ये COO भी रिमूव हो रहा है, H भी रिमूव हो रहा है, तभी तो एसिटाइल ग्रुप में जाएगा। तो अब रिड्यूस कैसे करेंगे, रिडक्शन के लिए हमारे पास NAD+ है जो रिड्यूस होकर के खुद NADH में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये रिड्यूस हो रहा है तभी तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन यही तो कहती है कि एक चीज़ रिड्यूस हो रही है तो दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है। तो यानी अगर पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करना है तो एक चीज़ की रिडक्शन होगी, NADH की रिडक्शन हो रही है NADH में, है ना, H जुड़ना मतलब रिडक्शन होना। तो ये किस तरह की रिएक्शन कैसा हुआ, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, ये इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो लिंक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ज़रूरत यहाँ पर हमको किसकी पड़ रही है, मैग्नीशियम आयन की। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये मैग्नीशियम आयन है इसलिए इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट जो हमें यूज़ करना है। और दूसरा ये पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर आपको याद रखना है। तो क्या क्या याद रखने वाली चीज़ें हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। एंजाइम कौन सा चाहिए, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज। कोफैक्टर एंड मैग्नीशियम आयन इज द कोफैक्टर। और क्या रिक्वायरमेंट है, कोएंजाइम ए चाहिए, NAD+ चाहिए। और रिएक्शन कौन से टाइप का है, ऑक्सीडेशन है और डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन मीन्स पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाइल CoA। तो यहाँ से अब हम रेडी हो गए हैं अपनी क्रेब्स साइकिल में घुसने के लिए एसिटाइल CoA को लेकर के। नाउ क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो सबसे पहला प्रोडक्ट बन के आया वो है हमारा सिट्रिक एसिड। इसको TCA भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो पहला कंपाउंड है वो आपका सिट्रिक एसिड है, ठीक है। नाउ अब इसमें हो क्या रहा है, अब सबसे पहले इसको याद करने का तरीका देखते हैं कि हम इसको याद कैसे करेंगे। आपकी NCERT में आप पहले तो ये 5 ऐसे करके अपने लाइंस ड्रॉ कर लें कि इसमें हमने ये 5 लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हम 5 लाइंस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब 5 लाइंस में ये ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए की हो गई दोस्ती, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की दोस्ती होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। तो इन्होंने करा कुछ चटपटा खट्टा खट्टा, सिट्रिक एसिड। अब इनको डाइट भी फॉलो करनी है, कीटो डाइट के लिए चले गए, ठीक है। ये एक कपल ही मान लो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में, तो कुछ स्पाइसी इनमें हुआ, दैट इज सिट्रिक एसिड। और फिर इनको डाइट फॉलो करनी पड़ी, कीटो डाइट फॉलो करनी पड़ी। तो आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल हुए अपनी डाइट को फॉलो करने के लिए। डाइट को फॉलो किया, ठीक है, तो क्या मिला इनको, सक्सेस, जो कि क्या बन गया इनका, सक्सेनिक एसिड। अब सक्सेस क्या होता है, आता जाता रहता है हाथ की मैल की तरह, तो मैलिक एसिड। ऐसे इसको याद कर लेते हैं, बड़ा स्टूपिड सा है बट स्टिल इट विल हेल्प यू आउट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सक्सेनाइल कोएंजाइम ए के साथ सिट्रिक एसिड,
अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड और वापस आपका एसिटाइल ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आया था ये 2 कार्बन का कंपाउंड था, ये मिला 4 कार्बन के कंपाउंड के साथ, तो आपका सिट्रिक एसिड क्या बन गया, 6 कार्बन का कंपाउंड। अब इस 6 कार्बन कंपाउंड से एक निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकालनी है, पहले ही निकाल दो, शुरू में ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी निकाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी निकाल दी, तो 6 कार्बन का बन गया 5 कार्बन, 5 कार्बन का बन गया 4 कार्बन। इसके बाद आपने नहीं निकालनी, ठीक है, 5 कार्बन एंड 4 कार्बन, तो बाकी फिर 4 कार्बन आपका वापस आ गया। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स में ही आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे। अब यही दोनों स्टेप्स हैं जिसमें हम NADH भी फॉर्म करेंगे, NAD+ से NADH बनाया, NAD+ से NADH बनाया, इन दोनों स्टेप्स में हमने ये भी करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो गया। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से अगेन आपने NADH निकाला, जहाँ पर आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा था, सेम ये दोनों स्टेप में ये दोनों चीज़ें तो सेम होने वाली हैं, सिंपल सा याद रखेंगे, दोनों चीज़ों में ये दोनों चीज़ें सेम होने वाली है, हर स्टेप में कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पर NADH प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर NADH प्रोड्यूस हुआ। अब यहाँ पर NADH जो प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी बनी हमारी एनर्जी, कैसे बनी, आपका GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हुआ और इंस्टेंटली इस GTP की एनर्जी को यूज़ करके ADP से ATP बना लिया और कोएंजाइम A को अलग निकाल दिया। कोएंजाइम A हमारा वापस चाहिए होगा, तो कोएंजाइम A आपका यहाँ पर वापस अलग निकल गया। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि डायरेक्ट ATP बन रही है किसी प्रोडक्ट से, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गई। तो यहाँ पर आपके सब कंपाउंड्स पूरे हो गए। अब यहाँ पर बीच में आपका एक और स्टेप ऐड होता है, वैसे ये आपका ETS में भी काउंट होगा, सक्सिनिक से फ्यूमरेट से होता हुआ जाएगा, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन हमने इसको मेंशन करना है कि इसके बीच में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट और फिर मैलिक एसिड। अब यहाँ ये F से है, तो F से ही हम क्या करेंगे, FAD बना लेंगे, FAD को यूज़ करके FADH2 बना लेंगे। जैसे NADH का H यूज़ करना है, ऐसे ही हमने FAD का भी H यूज़ करना है। तो यहाँ पर सक्सिनिक से फ्यूमरेट बन रही है, तो इसलिए हम ये याद रखेंगे, जहाँ सक्सिनिक से फ्यूमरेट बन रही है वहीं पर आपका FAD बन रहा है। लास्ट में जाते जाते हमें अपना वही कीमती NADH दोबारा बना लेना है। ये तो हो गई आपकी साइकिल जो आपकी NCERT बुक्स में दे रखी है। अब कभी कभी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें और याद रखनी है। सिट्रिक एसिड से बना आपका आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रेट से आपका ऑक्सैलो सक्सिनेट, ये 2 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर और याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल अगर हम पूरी डिटेल में बोलें तो सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलो सक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, देन सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, एंड अगेन द सर्कल गोज ऑन। यहाँ पर आपका ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, या इस स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। NADH और CO2 हुआ, NADH और CO2 तो यहाँ पर हुआ, लेकिन यहाँ पर एक ATP भी बनाई। ATP किससे बनाई, GDP से। और यहाँ पर क्या ऐड हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम A ऐड हुआ। ठीक है, यहाँ पर आया कोएंजाइम A आया तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया और यहीं पर निकाल भी लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कोएंजाइम A ऐड भी हुआ और रिमूव भी हुआ। ठीक है, तो ये आपकी साइकिल पूरी होगी। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे को इसमें से मिला क्या क्या, इसमें से हमको मिला कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, ये रहा और ये रहा, NADH के 3, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये लास्ट स्टेप में, FADH2 का एक ये रहा और एक हमको मिली ATP यहाँ पर, जो कि आपकी क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमें क्या क्या मिला, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इसकी इक्वेशन आपकी बनेगी कि आपको पायरुवेट यूज़ किया था आपने, ठीक है, जो आपका 3 कार्बन का कंपाउंड था, फिर आपने 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD, एक FAD, ADP और फॉस्फेट ग्रुप को यूज़ किया और आपका बना क्या,
3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 NaDH, है ना। 4 NaDH कैसे बना, क्योंकि हमने इसको यहाँ से काउंट किया। अभी आपने सोचा होगा कि यहाँ तो 3 लिखे हैं, लेकिन एक 4, क्योंकि हम शुरू पायरुवेट से कर रहे हैं, हमने लिंक रिएक्शन को इसके बीच में ही लिख दिया है। तो एक NAD लिंक रिएक्शन का भी बना था, वो यहाँ पर 4 की फॉर्म में आया है। ठीक है, ये जो 4 यहाँ पर और यहाँ पर 4 आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी सेंटर में 3 लिखा है। तो क्वेश्चन नो डाउट ये राइज होगा कि अगर हम इसको क्रेब्स साइकिल के लिए लिख रहे हैं तो ये NaDH 3 के 4 कैसे बन गए, क्योंकि स्टार्ट हम किससे कर रहे हैं, आपकी बुक में जो रिएक्शन दे रखा है उसको स्टार्ट हमने पायरुवेट से किया है। तो पायरुवेट हमारा लिंक रिएक्शन का भी है। ठीक है, लिंक रिएक्शन से हमने इसको स्टार्ट किया। तो हमारा क्या, हमें क्या एंड प्रोडक्ट्स मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH मिला, हाइड्रोजन आयंस मिले, FADH2 मिला और ATP मिला। अब हमारे काम की चीज़ ATP तो चलो यहीं की यहीं यूज़ हो गई। अब हमने निकाल लेना है इन दोनों चीज़ों को, NaDH और FADH2, और इससे हमने आगे की साइकिल चलानी है। इसी का इस्तेमाल करके हमने और ATP जनरेट करनी है। अब इस और ATP जनरेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एक नई साइकिल के अंदर, एक नई चेन के अंदर, जो है आपका ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम फाइनली पूरी की पूरी ATP बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, NaDH से और FADH2 से। अब इस तरीके से जो ATP जनरेट होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे अभी उसमें देखा था हम, NaDH के इलेक्ट्रॉन्स लेते गए, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते जाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पर H जनरेट होगा, ये H दौड़ के अंदर जाएगा। ठीक है, ये H दौड़ के अंदर जाएगा, थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं इसको। ये आपका कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, NaDH से इलेक्ट्रॉन ले लिए जो ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं, इस चक्कर में हाइड्रोजन अंदर इकट्ठा होता जाएगा। जैसे ही ये हाइड्रोजन F0 F1 पार्टिकल से जाएगा तो आपको यहाँ पर ATP मिल जाएगी। अब ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं ये फाइनली कहाँ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ये सब जा रहे हैं ये फाइनली कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फाइनली, ठीक है, क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन फाइनली इस हाइड्रोजन को भी ले लेगा और इलेक्ट्रॉन्स को भी ले लेगा और आपका बन जाएगा वाटर। और ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, सेल के बाहर से। तो यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो हमको कहाँ ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल लास्ट स्टेप में। तो फाइनल एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन इज, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन, जो कि सबसे एंड में यूज़ होता है। और हमको लगता है कि भाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल शुरू में हो रहा है, बिल्कुल लास्ट स्टेप है जहाँ पर आपका ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। अब NaDH से कितने ATP बन सकते हैं, NaDH 3 ATP बना सकता है। FADH2 कितने ATP बना सकता है, FADH2 2 ATP बना सकता है। और यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर कितने कॉम्प्लेक्सेस में हम पढ़ेंगे इन रिएक्शंस को, हम 5 कॉम्प्लेक्सेस में इन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिनके पास क्या है, इनके पास एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल पर लगे हुए हैं, आउटर वॉल पर नहीं है, इनर वॉल पर सारे कॉम्प्लेक्सेस लगे हुए हैं। इसीलिए इसका सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है, इसीलिए ये हाईली फोल्डेड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलो ज़रा इतने हिस्से को एनलार्ज करके देखते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास। तो एक ओवरव्यू में समझते हैं, फिर एक एक कॉम्प्लेक्स को मतलब करके अलग अलग देखते हैं। तो ये है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने मैट्रिक्स शो किया है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि इसमें कॉम्प्लेक्स दिखते हैं। वैसे इनर मेम्ब्रेन तो यूँ हाईली फोल्डेड थी, हमने इस इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है जिससे कि हम इनमें कॉम्प्लेक्सेस को आराम से स्टडी कर सकें। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस जहाँ पर सारा हाइड्रोजन को हम इकट्ठा करने वाले हैं। और ये आपका मैट्रिक्स जहाँ पर आपका ग्लाइकोलिसिस चला था। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। जो हमारा NaDH आया वो सबसे पहले पहुंचा कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 कुछ इस तरीके का है। कॉम्प्लेक्स 1 के पास है FES और FMN। ठीक है, वैसे आप देखेंगे FES जो है ना
वो मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट है। 1 में भी है, 3 में भी है, 2 में भी है और 4 में भी है। अब ये बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या काउंटिंग गड़बड़ लिखी हुई है। नहीं, पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। 3 बीच में से छोड़ दो, 1 2 4, तो बीच में आप 3 लगाएंगे, यानी 3 और 2 की पोजीशन आपने चेंज कर दी। 1 3 2 4। अब इसमें चलेगा कैसे काम? अब जब NaDH सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 के पास जा करके अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है FMN को, जो कि FeS को दे देता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ से होना शुरू हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हाइड्रोजन को मूव करा करके या इनर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया। और कितने हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच गए? 4 हाइड्रोजन। अब FeS से जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको पहुँचाना है हमने कॉम्प्लेक्स 3 के पास। अच्छा, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 का नाम भी देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ NaDH से हाइड्रोजन लिया जा रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स 1 का नाम हो गया NaDH डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि इसने हाइड्रोजन इससे ले लिया। अब कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, 1 के बाद 2 के पास नहीं जाएंगे, 1 के बाद जाएंगे 3 के पास। 1 3 4, 2 का काम अभी बाद में आएगा। अब ये पहुंचने चाहिए 3 के पास। इसको 3 के पास कौन पहुंचा रहा है? इसको 3 के पास पहुंचाने का काम एक और कैरियर ने लिया, मोबाइल कैरियर ने, इलेक्ट्रॉन कैरियर ने, जिसका नाम है यूबिक्यूनॉन। अब इस यूबिक्यूनॉन ने इलेक्ट्रॉन लिए। अब इलेक्ट्रॉन लिए तो इसको हाइड्रोजन भी इसने पकड़ लिया। अब ये यूबिक्यूनॉन H2 बन गया। अब इसने यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए कॉम्प्लेक्स 3 के पास। ठीक है, Hb और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ गए। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो इसने जो H पकड़ा हुआ है मैट्रिक्स से, वो H भी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में भी तो H काफ़ी है ना, तो यहाँ पर H ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में पहले जाएगा साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1। बीच में है FeS, जो मैंने कहा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। FeS आपको बहुत जगह मिलेगा। तो इसका, क्योंकि मेन तो इसके पास साइटोक्रोम B और C1 है, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा साइटोक्रोम BC1। FeS इसके बीच में है, तो ये कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या हो गया? साइटोक्रोम BC1। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचने हैं अब 4 के पास। 4 तो अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो कोई ऐसा चाहिए जो चल के इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन उठा के वहाँ भेज सके। तो यहाँ पर काम आता है आपका मोबाइल कैरियर का, जो है साइटोक्रोम C। वहाँ तो यूबिक्यूनॉन था, यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम? साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये चला इलेक्ट्रॉन लेके चलो जी चलते हैं, और इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, और ये जाएगा, इसका सीक्वेंस होगा पहले कॉपर आयन के पास, फिर साइटोक्रोम A3 और फिर कॉपर, ऐसे चला जाएगा। मतलब मेन आपको साइटोक्रोम A और A3 याद रखना है। और ये क्या कर रहा है? ये साइटोक्रोम से ले रहा है इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है? साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा था? NAD से ले रहा था, तो इसका नाम था NADH डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि इससे इसने हाइड्रोजन ले ली। यहाँ से इसने साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, मतलब इसने साइटोक्रोम को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हो गया? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसका नाम क्या रख दिया? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ तक। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है? फाइनली इलेक्ट्रॉन्स का एंड तो करेंगे ना कहीं तो ख़त्म करेंगे। पास ऑन करते करते कहीं तो लास्ट में जाके किसी कुएं में फेंकेंगे। अब वो कुआं कौन है? वो है हमारा ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन और ये मैट्रिक्स में पड़े हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वाटर बना करके सेल से बाहर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही निकल रही थी, वाटर अब निकलेगा। तो ये आपका यहाँ तक। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन आएंगे, और अब यहाँ से कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन। तो कैसे चले? यहाँ से चले ऐसे, फिर यूबिक्यूनॉन कॉम्प्लेक्स 3 से 4 और 4 से हाइड्रोजन के पास। तो कॉम्प्लेक्स 2 का क्या काम है? कॉम्प्लेक्स 2 तो आया ही नहीं कहीं साइकिल में। 1 3 मोबाइल कैरियर, 4 बाहर। कॉम्प्लेक्स 2 का क्या काम है? अब कॉम्प्लेक्स 2 का काम आता है FAD से लेना। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करेगा? FAD के इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पर आपकी बुक में लिखा है सक्सेनेट से फ्यूमरेट,
तो ये देखिए कहाँ है सक्सिनेट और फ्यूमरेट, ऐसा क्यों लिखा है। वापस चलते हैं ज़रा अपनी क्रेब्स साइकिल में, और हमने ये देखा सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है जहाँ पर NADH बन रहा है। तो ये वाली ये जो रिएक्शन हो रहा होता है ना सक्सिनेट से फ्यूमरेट का, ये बहुत ही ना माइटोकॉन्ड्रिया में जो सक्सिनेट और फ्यूमरेट बन रहा होता है ना, वो बहुत ही इसके आसपास कहीं बन रहा होता है, मतलब मेम्ब्रेन के बहुत पास। तो जैसे ही ये यहाँ बनता है, यहाँ से इसको कोई एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो ये FAD है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, इसको एब्जॉर्ब करने का काम है कॉम्प्लेक्स 2 का। तो अब इसने ले लिए इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जब इसने ले लिए तो इसके इलेक्ट्रॉन किसको दिए, अगेन यूबिक्विनॉन को। यूबिक्विनॉन ने H2 पकड़ा और दे दिए 3 से साइटोक्रोम C ने लिए और 4 को। तो यानी कि 1 का जो है वो यहाँ से चल रहा है पूरा साइकिल। और अगर हम सिर्फ FAD का देखें तो FAD में 2 से 3, 3 से 4, जब भी FAD बनेगा 2 से 3, 3 से 4, इसमें 1 इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर हम NAD की बात करें तो NAD में 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, 1 से 3, 3 से 4। तो जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ FAD के इलेक्ट्रॉन्स पकड़ने के लिए है यहाँ पर। सो इसका नाम क्या हो गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या हो गया, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये सारे हाइड्रोजन यहाँ इकट्ठे हो गए, तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन गया। मेम्ब्रेन के पास बहुत सारा प्लस चार्ज है, मतलब ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है इसके पास बहुत सारा प्लस चार्ज हो गया, एज कंपेरेटिवली टू मैट्रिक्स जिसके पास हो गया बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। अब डेफिनेटली हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो इट विल मूव टूवर्ड्स दी नेगेटिवली चार्ज। तो ये आयरन, ये जो हाइड्रोजन है ये दौड़ेंगे। अब इनको दौड़ने के लिए एक जगह दी गई है जो है कॉम्प्लेक्स 5। ये कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, 2 पार्टिकल से बना है, F0 0 F1 पार्टिकल से, जिसमें F1 का जो हेड है ये गोल है, ठीक है, और ये आपका इस तरीके की शेप। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से भागेंगे तो ये F1 की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से ADP कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ATP में। तो यहाँ पर जी लास्ट में आपकी बन गई ATP और वाटर और ऑक्सीजन का यूज हुआ सबसे लास्ट में। अब ये थोड़ी सी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जब भी एक ATP बनेगा तो उसके लिए 4 हाइड्रोजन को पास करना पड़ेगा F0 से। जब 4 हाइड्रोजन पास होंगे, ये जो हाइड्रोजन लिखा है ये 4 हाइड्रोजन पास होंगे तो 1 ATP हमारा बनेगा। और हमने टोटल कितने हाइड्रोजन इकट्ठे करे, कॉम्प्लेक्स 1 ने 4 भेजे एक NADH के जाने से, कॉम्प्लेक्स 3 ने 4 भेजे, कॉम्प्लेक्स 2 ने FAD को भेजने के लिए 2 हाइड्रोजन भेजे। तो यानी कि हमारे कितने चले गए, 10। अब 4 से बनता है एक ATP, 10 से कितने बने, 4 से 1, 8 से 2 और बाकी बच गए 2, 2 से बनेगा आधा। अब आधे का तो कोई हिसाब नहीं, तो हम ये लेते हैं कि 10 हाइड्रोजन से अबाउट 3 ATP राउंड ऑफ करके, वैसे 2.5 ATP है, यानी कि अगर 20 हाइड्रोजन हो तो 5 ATP बनेगा। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया कि 10 हाइड्रोजन से अबाउट 3 ATP बनेगा। और FADH2 से देखो कितने हैं, 4। FADH2 अगर हमारी साइकिल में चलता है तो FADH2 से क्या है, 4 यहाँ और 2 यहाँ। NAD से क्या था, NAD से 10 थे, NAD से कैसे 10 थे, ये रे 4 ये और 2 ये। FAD से क्या है, FAD से ये 4 और ये 2, 6 हो गए। अब 6 से मतलब कितने ATP बनेंगे, 6 से मतलब 1.5 डेढ़ ATP से एनर्जी जनरेट होगी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यहाँ से हमको मिलेगी। सो दिस वॉज अ समरी ऑफ दिस। नाउ यहाँ पर एक छोटी सी समरी और दे रखी है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि कैसे है। कॉम्प्लेक्स 1 ने NADH के इलेक्ट्रॉन्स लिए, और कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, FMN और FES। जब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन गए तो 4 हाइड्रोजन पास ऑन हुए, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 किसके लिए था, FADH2 के लिए, जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट होते टाइम बन रहा था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए कॉम्प्लेक्स 2 में, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स किसने इकट्ठे किए, यूबिक्विनॉन ने। यूबिक्विनॉन से कहाँ गए इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, जो क्या है आपका साइटोक्रोम B C1।
साइटोक्रोम B C1 से मोबाइल कैरियर है साइटोक्रोम C, जिसने लिए कॉम्प्लेक्स 5 पर और 4 पर, और कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए। फाइनली 4 कॉम्प्लेक्स के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5 क्यों नहीं बनाया मैंने, यहाँ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर बात हम कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ऑक्सीजन के पास आने के बाद ख़त्म हो जाता है। इसको बनाने का पर्पस ही यही था कि कई बच्चे सोचेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के बाद कॉम्प्लेक्स 5 लिखाना चाहिए, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सीधा कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ऑक्सीजन पर आकर के ख़त्म। नाउ अब अगर हम बात करें कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस एम्फाबॉलिक पाथवे है, यानी कि इसमें कुछ कैटाबॉलिक प्रोसेसेस भी चल रहे हैं और कुछ एनाबॉलिक प्रोसेस भी चल रहे हैं। थोड़ा इसको समझते हैं कि ये क्या है। हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज से हमने ये पढ़ा कि कैसे एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे चलता है। ग्लूकोज से आपने PgAl और डाइहैप बनाया, उससे पायरुवेट बनाया, और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम A बना, फिर क्रेब्स साइकिल में बना जिसका कि कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर आ गया। ये हमारी क्या थी, नॉर्मल साइकिल्स, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक और क्रेब और ETS। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। अब यहाँ पर हम तो यही सुना है ना कि भाई ग्लूकोज से ही हम साइकिल पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट हमारे दूसरे भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमको एनर्जी दे सकते हैं, जैसे लिपिड। अगर लिपिड टूटता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, तो ग्लिसरॉल यहाँ से एंटर कर जाएगा साइकिल के अंदर और ये साइकिल यहाँ से चलेगी। फैटी एसिड है तो वो यहाँ से एंटर कर जाएगा और साइकिल यहाँ से चलेगी। साइकिल तो चल रही है इन दोनों केसेस में। अब प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, तो अमाइनो एसिड यहाँ से पायरुवेट की साइकिल में एंटर कर जाएंगे सीधा, या अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में भी एंटर कर सकते हैं, या सीधा अमीनो एसिड जो है आपकी क्रेब्स साइकिल में भी करने। अब इनके क्या रिएक्शंस हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम वो स्टडी नहीं करेंगे, बट हम देख रहे हैं कि कोई भी सबस्ट्रेट से हमारी एनर्जी फाइनली बन सकती है। तो ये तो हो गया आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस की जिसमें चीज़ें टूट रही हैं। अब यही है कि अगर बॉडी में किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है, तो पायरुवेट से अमीनो एसिड्स भी बन जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में से भी अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, PgAl से ग्लिसरॉल भी बन जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम से फैटी एसिड भी बन जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि इसमें एनाबॉलिक प्रोसेसेस भी हमारे होते हैं। तो रेस्पिरेशन इज बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, और हम यहाँ देख रहे हैं कि हर स्टेप में हमारा ये पहुँच जाता है। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है। 2 टर्म्स आपके पास आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ठीक है, और जो हमारा है फर्मेंटेशन, वो हम पढ़ते हैं। अब रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है कि कितना अमाउंट, रेशो क्या है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है कितनी ऑक्सीजन यूज होने के साथ। ठीक है, अब ये देखो, अब हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना। ये ऐसा सोच के बनाओ कि आग लगा रखी है और एनर्जी निकल रही है, तो आग तो नीचे लगाएंगे, तो इसलिए हमने ऑक्सीजन इसके डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रखा हुआ है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन यूज इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, फैट्स जैसे ट्राई पाल्मिटिन के लिए 0.7 और प्रोटीन के लिए 0.9। तो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। दिस इज़ अ वेरी सिंपल पॉइंट टू रिमेंबर। अब हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन 2 तरह की हो सकती है, एक हो सकती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा हो सकता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यानी कि ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना, या तो वो आपका लैक्टिक एसिड बना देगा या वो आपका एथाइल अल्कोहल बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है जब आप लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीधा आपका क्या है, जो ये NADH बना, इसी NADH को यूज़ करके NAD पॉजिटिव बन गया, यही NADH यहाँ से यूज़ करा और यही NAD पॉजिटिव बन गया, यही वापस साइकिल में चला जाता है। तो इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है। ये जो 2 ATP है, यही आपका मेन प्रोडक्शन होती है। ड्रॉबैक क्या है इसके? ड्रॉबैक इसके ये हैं कि जो आपका एनर्जी है
वो लेस देन 7% एनर्जी निकलती है जितनी भी ग्लूकोज में सेव्ड है, इसमें एनर्जी हमारी बहुत कम है। दूसरा, बहुत ही जैसे जो अल्कोहल है और जो लैक्टिक एसिड है, ये बहुत ही हजार्डस प्रोडक्ट है, इनकी एक्यूमुलेशन बॉडी के लिए हार्मफुल है। लैक्टिक एसिड आपको पता है इट कॉजेज सो मच ऑफ पेन। अल्कोहल का यू ऑल नो इट इज़ डेंजरस फॉर लाइफ। अल्कोहल तो इतना डेंजरस है कि जब ईस्ट अल्कोहल बना रहा है तो अगर वो 13% अल्कोहल बना लेता है, उस 13% में अगर ईस्ट पड़ा हुआ है तो वो खुद ही मर जाता है। 13% अल्कोहल में तो अल्कोहल अपने बनाने वाले को ही ख़त्म कर लेती है। तो जो हमारी बात की कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल जो आती हैं 50%, 60%, 70%, वो कैसे बनती है? वो बनती है डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। तो देखो, बनाने वाले की ही कैपेसिटी जो है वो 13% में आके ख़त्म है। तो आप सोचिए कि हाउ हार्मफुल दिस कैन बी, हाउ हार्मफुल कैन अल्कोहल बी। So here we end up this lesson. I hope I was able to make this topic clear to you and hope you have enjoyed. Same NCERT ज़रूर पढ़ेंगे. Do read your NCERT. Stay blessed.